हेलो एवरीवन। तो आज हम और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नाम से ही जैसे हम पता चल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट वाला क्या चीज है? बॉइलिंग पॉइंट है कि कोई लिक्विड, पहले हम जान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसी लिक्विड का जब बॉयल होता है, एक टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है जिसमें बॉइलिंग स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट बबल आता है, जिसमें फर्स्ट बॉइलिंग स्टार्ट होता है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा? द पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर, द पॉइंट द टेम्परेचर where a liquid start or a liquid start to boil। ऐसा टेम्परेचर, एक लिक्विड है उसको हम हीट करें जिस पॉइंट में, जिस टेम्परेचर के जिस पॉइंट में वो पहला बाबल हुआ है, पहले वो बॉयल करना शुरू किए, उसे ही हम कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, कोई भी लिक्विड अगर हम ले, कोई भी लिक्विड हम ले उसका एक वेपर होगा। अगर हम क्लोज चेम्बर में एक लिक्विड ले रहे हैं, हम क्लोज चेम्बर में एक लिक्विड ले रहे हैं, ऐसा एक लिक्विड ले रहे हैं, ये हमारा एक लिक्विड है। तो क्या होगा, इसमें इसका वेपर भी होगा, इसमें इसका वेपर भी होगा, और वेपर होगा तो वेपर का एक वेपर प्रेशर भी होगा, जो हमने पहले सॉल्यूशन में पढ़ा है कि वेपर होगा तो वेपर का एक वेपर प्रेशर भी होगा। तो होता क्या है, एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। और एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है? 1 atm। मतलब क्या है, एक हमने सॉल्यूशन ले, उस सॉल्यूशन का कुछ वेपर तो रहेगा, उसका ऊपर वेपर फेज में रहेगा, उसका कुछ वेपर प्रेशर रहेगा। अब क्या हम उसे हीट कर रहे, हम उसे हीट कर रहे, तो और भी सॉल्यूशन फेज से और भी पार्टिकल्स वेपर फेज में जा रहा है, वेपर फेज में जा रहा है, मतलब वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करते रहेगा, इंक्रीज करते 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 जब वो 1 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर को टच करेगा, तभी उसका बॉयल शुरू होगा, और उसी पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। सोचिए ये है हमारा प्योर, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और एक कंटेनर लिए, ये था प्योर सॉल्वेंट, और एक कंटेनर लिए हमने, उसमें ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के साथ हमने कोई नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्स कर दी, तो इसमें नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट आ जाएगा। अब हमारा सॉल्वेंट था वोलाटाइल, अब हमारा सॉलिड सॉल्यूट है नॉन वोलाटाइल। जब प्योर सॉल्वेंट था, तब ये अगर पूरा ऊपर का सरफेस था, पूरा सतह था, तो पूरा सतह में सिर्फ सॉल्वेंट का ही पार्टिकल था, एंड वही वेपराइज हो रहा था, वही वेपराइज हो रहा था। तो सॉल्वेंट को ज्यादा जगह मिल रहा था वेपराइज होने के लिए। अब उसी में हमने थोड़ा सॉल्यूट डाल दी, तो सॉल्वेंट का पार्टिकल तो था ही, उसके कुछ कुछ जगह सॉल्यूट का पार्टिकल आ जाएगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल रिप्लेस करके सॉल्यूट का पार्टिकल आ जाएगा। तो सॉल्वेंट को अब कम जगह मिल रहा है वेपराइज होने के लिए,
तो कम वेपराइज होगा। तो क्या होगा, वेपर प्रेशर, यहाँ पे अगर वेपर प्रेशर की बात करें, इसका वेपर है, हमने मान ली, ये हमने मान लिया कि प्योर जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर था पी नॉट। अब हमने जो सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूट मिक्स करने के बाद ये हमारा सॉल्यूशन, इसका वेपर प्रेशर हो गया पी डैश। अब हमने क्या कहा कि जो सॉल्यूशन है वहां पे सॉल्वेंट को कम जगह मिल रहा है वेपराइज होने की, क्योंकि प्योर जब था तब सिर्फ सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट ज्यादा जगह से वेपराइज हो रहा था। अब हमने जब सॉल्यूशन बना दिए तब उसको सॉल्वेंट के बीच बीच सॉल्यूट भी आ गए, सरफेस में भी सॉल्यूट आ गए, तो सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया था वेपराइज होने का वो डिक्रीज कर गया, तो वेपराइजेशन भी डिक्रीज कर गया, तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पी डैश इज लेस देन पी नॉट, मतलब प्योर का जो वेपर प्रेशर है वो पी डैश से कम है। ठीक है, अब अगर वेपर प्रेशर कम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब ऐसा है, और ये 1 atm का मार्क है हमारे यहाँ पे, तो अगर यहाँ से यहाँ जाने के लिए जितना लगे, यहाँ से वहाँ जाने के उससे ज्यादा लगे, तो हम उसका ग्राफ से समझ सकते हैं। और हमने मान लिया कि अच्छा, हमने मान लिया ये जो प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट था टीबी नॉट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट था टीबी डैश, ऐसा था। तो हमें ग्राफ के मदद से देखते हैं क्या होता है। हम्म, हमने मान ली एक ये है, इस साइड हमने ले लिया वेपर प्रेशर और इस साइड ले लिया हमने टेम्परेचर, इस साइड ले लिया हमने टेम्परेचर, और हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये है एटमोस्फेरिक प्रेशर का पॉइंट, एटमोस्फेरिक प्रेशर का पॉइंट, ये हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब क्या है, कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को बॉयल होने के लिए उसको एटमोस्फेरिक, उसका वेपर प्रेशर को एटमोस्फेरिक प्रेशर तक आना है। ठीक है, हमने क्या देखा कि सॉल्वेंट जब है पूरा सरफेस में सिर्फ सॉल्वेंट का पार्टिकल है, तो सॉल्वेंट ज्यादा वेपराइज हुआ है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा है। तो हमने मान लिया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये जो पॉइंट है ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो हम मान ले 3 B0। ठीक है, अब उसमें हमने थोड़ा सा सॉल्यूट मिक्स कर दिया, उसमें हमने थोड़ा सा, सॉरी, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P0, इसमें हमने थोड़ा सा सॉलिड मिक्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, ये हो गया हमारा पी डैश। ठीक है, अब हमें यहां से यहां तक जाना है, तो क्या होगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, वेपराइजेशन इंक्रीज करेगा मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो धीरे धीरे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये इंक्रीज करते गए यहाँ पे टच किया, तो क्या होगा, यहाँ पे टच किया मतलब यहाँ से जो रिलेटेड टेम्परेचर है ये वाला, ये हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट, ये हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने सॉल्वेंट में सॉलिड मिक्स कर दिया थोड़ा सा, तो उसका वेपर प्रेशर हमने देखा क्या थोड़ा सा डिक्रीज कर गया, क्योंकि अब वेपरेशन डिक्रीज कर गया क्योंकि सरफेस में सॉल्यूट का पार्टिकल्स भी आ गया। तो क्या होगा, अब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 atm तक पहुंचना है तभी वो बॉयल होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करे करते 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 यहाँ पे जाके टच करे। अब अगर यहाँ से हम टेम्परेचर ले कि कौन सा टेम्परेचर में वो 1 atm के मार्क को क्रॉस पास कर रहा है, वो हो जाएगा ये वाला टेम्परेचर, हो जाएगा ये वाला टेम्परेचर। ये क्या है हमारा टीबी डैश,
ये रहेगा हमारा टीबी डैश, मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट, ये था हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये था हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हमने हीट करना शुरू किया, तो हीट होते 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 होते, मतलब हीट हो रहा है, मतलब जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो होते 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 एक टाइम उन्होंने 1 एटीएम का मार्क को टच कर लिया, तभी बॉयल शुरू हुआ, वही हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। जो जिस टेम्परेचर में टच कर रहा है वही हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब उसमें हमने थोड़ा सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा वेपर प्रेशर, नॉर्मल जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज कर गया। अब जो कम है वेपर प्रेशर, उसको इंक्रीज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, उसको 1 एटीएम तक इंक्रीज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब सॉल्यूशन में मैंने पहले थोड़ा सा सॉल्यूट दिया था, अब और भी सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो साथ में इसमें और भी सॉल्यूट का पार्टिकल आ गया, तो वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर गए, वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर गया, मतलब वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर गया। तो मैंने मान लिया कि फिर से हमने जब सॉल्यूट मिक्स किए तो वेपर प्रेशर आ गया यहाँ पे, वेपर प्रेशर आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा पी डबल डैश। तो यहाँ से हमें 1 एटीएम तक जाना है, तो हम हीट करने लगे, हीट करते 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 देखिए यहाँ पे पहुंच, यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे जब टच कर रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है ये वाला, टेम्परेचर और भी इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर और भी इंक्रीज कर गया, टीबी डबल डैश। तो यहाँ से हम क्या सकते हैं, ये ओरिजिन के पास है तो इसका वैल्यू कम होगा, ये थोड़ा दूर जा रहा है तो इसका वैल्यू और भी ज्यादा है, इसका वैल्यू और भी ज्यादा है, मतलब टीबी डबल डैश ग्रेटर देन टीबी डैश इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। तो ग्राफ से भी हम इसे देख सकते हैं, हम क्या कह देंगे, ये है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। तो क्या हो गया कि प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, वहां से 1 एटीएम तक पहुंचने में कम टेम्परेचर लग रहा था, अब उसमें सॉल्यूट मिक्स किए, उसका वेपर डिक्रीज किया, वहां से 1 एटीएम पहुंचने में और भी ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, और भी ज्यादा सॉल्यूट अगर मिक्स करे वेपर प्रेशर जो है और भी डिक्रीज करेगा, तो वहां से 1 एटीएम तक पहुंचने में और भी ज्यादा टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट और भी इंक्रीज कर गया। ये था इसका एक्सप्लेनेशन, कि जब जितना हम सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का ऊपर के हिस्से में सॉल्वेंट का पार्टिकल डिक्रीज कर रहा है, और सॉल्वेंट ही था हमारा वोलाटाइल और सॉल्यूट था हमारा नॉन वोलाटाइल। तो सॉल्वेंट का पार्टिकल अगर डिक्रीज कर रहा है तो वेपराइजेशन भी डिक्रीज कर रहा है, वेपरेशन डिक्रीज कर रहा है मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज किया तो वहां से 1 एटीएम तक पहुंचने में हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेशर प्रेशर को हमें 1 एटीएम तक पहुंचना है तभी बॉयल होगा। ठीक है, समझ में आया? ये तो हो गया नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, ग्राफ से या एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं नॉर्मल एक्सप्लेनेशन। अब इसका एक थर्मोडायनेमिकली भी एक्सप्रेशन हो सकता है, इसका एक थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेनेशन हो सकता है। कैसे कि ये जो हो रहा है लिक्विड से हम बॉयल कर, मतलब लिक्विड फेज से हम गैस फेज में जा रहे हैं। लिक्विड फेज में जो पार्टिकल्स होता है वो पास पास रहता है, वो थोड़ा पास पास रहता है, उसमें रैंडमनेस, उसमें डिस्टरबेंस कम होता है, और रैंडमनेस डिस्टरबेंस कम होता है मतलब उसका एंट्रोपी जो है वो कम होता है। अब अगर गैस फेज में चला जाए तो लिक्विड भागने लगेगा, यहाँ भागा गया, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, इधर उधर भागते ही जा रहा है, तो उसका रैंडमनेस ज्यादा है, डिस्टरबेंस ज्यादा है गैस में, उसका रैंडमनेस ज्यादा है, मतलब उसका एंट्रोपी भी ज्यादा है। तो अगर हम मान ले, अगर हम मान ले कि ये है हमारा एंट्रोपी ऑफ वेपर, हमने मान ले कि एंट्रोपी ऑफ वेपर, तो प्योर सॉल्वेंट जो है वो तो लिक्विड, वेपर मतलब गैस, उसका वो भाग रहा है इधर उधर उधर उधर, जहां पहले भाग रहा है, तो उसका रैंडमनेस ज्यादा है। अब लिक्विड, अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करें, वो लिक्विड है, वो इतना ज्यादा भागता नहीं, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वो इतना ज्यादा भागता नहीं, तो उसका रैंडमनेस थोड़ा कम होगा, मतलब उसका एंट्रोपी भी कम होगा। तो हमने मान लिया कि
ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट का एंट्रोपी। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का एंट्रोपी, जिसे हम इस नॉट से डिनोट करें। ठीक है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का एंट्रोपी। अब जब प्योर सॉल्वेंट, चारों तरफ सिर्फ सॉल्वेंट ही था, मतलब डिस्टर्बेंस कम था, रैंडमनेस कम था। जब हमने उसे में सॉल्यूट मिक्स किया तो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया कि चारों तरफ भाई भाई था, अभी उसमें थोड़ा मिक्स कर दिया सॉल्यूट, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, उसमें थोड़ा हलचल होने लगेगा, मतलब रैंडमनेस इंक्रीज होने लगेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा, रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा। तो एंट्रोपी हमने मान लिया कि यहां तक इंक्रीज हो गया, जिसे हम कह रहे हैं इस डैश्ड। उसमें और भी थोड़ा सा सॉलिड मिक्स कर, तो और भी डिस्टरबेंस आ जाएगा सिस्टम में, और भी रैंडमनेस रैंडमनेस और भी इंक्रीज कर जाएगा, रैंडमनेस और भी इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने मान लिया कि सॉलिड और मिक्स किए तो रैंडमनेस यहां तक आ गया, रैंडमनेस यहां तक आ गया, मतलब एंट्रोपी जो था हमारा वो इतना इंक्रीज कर गया इस डबल डैश। ठीक है, एंट्रोपी था हमारा इंक्रीज कर गया इस डबल डैश। समझ में कि ये जो इस वेपराइजेशन था, ये था कि बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 1 atm प्रेशर में जब जाता है, बॉयल शुरू होता है, तो वो तो गैस फेज में चला गया, तो उसका जो एंट्रोपी है, उसका जो रैंडमनेस है, वो तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि गैस पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहा है। फिर ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट, ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या है? प्योर सॉल्वेंट ऐसा है कि कुछ लोग जा रहा है, वो सब भाई भाई है, एक साथ जा रहा है, कुछ आदमी चल रहा है, जंगल में चल रहा है, वो है प्योर सॉल्वेंट। तो रैंडमनेस कम है, आसानी से जा रहा है, सब बात करते करते जा रहा है। अब क्या हुआ, उसमें एक शेर आ गया, तो इधर उधर भाग दौड़ मच जाएगा, रैंडमनेस इंक्रीज कर जाएगा। तो वही हुआ, प्योर सॉल्वेंट में हमने थोड़ा सा सॉल्यूट दे दिए तो रैंडमनेस इंक्रीज कर गया, तो एंट्रोपी इंक्रीज कर गया। फिर दूसरा शेर आ गया, मतलब प्योर सॉल्वेंट में और हमने और भी सॉल्यूट दे दी, और भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे दी, तो रैंडमनेस और भी ज्यादा इंक्रीज कर गया। अब हमें जाना, हमें वेपर मतलब बॉईल करना है, तो बॉईल करने के लिए हमें रैंडमनेस को यहां से यहां तक ले जाना है, क्योंकि यही तो है वेपर का बॉइल पॉइंट, ये वेपर का एंट्रोपी। तो हमें यहां से यहां तक जाना है, प्योर के केस में हमें यहां से यहां तक जाना है। फर्स्ट जो सॉल्यूशन बनाया हमने जिसमें थोड़ा सॉल्यूट है, उसमें हमें यहाँ से यहाँ जाना है, और सेकंड जो सॉल्यूशन हमने क्रिएट किया वहां पे यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो ये हो गया प्योर सॉल्वेंट से वेपर जाने के लिए चेंज ऑफ एंट्रोपी, डेल एस नॉट। ये है फर्स्ट वाला सॉल्यूशन से जाने के लिए चेंज ऑफ एंट्रोपी, ये सेकंड वाला सॉल्यूशन से जाने के लिए चेंज ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, अब वेपर प्रेशर जो हम कह रहे हैं, जो बॉयल हो रहा है, वो तो एक इक्विलिब्रियम में होगा, वो तो एक इक्विलिब्रियम में होगा। और थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही ज्यादा एक फेमस, थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ज्यादा एक फेमस इक्वेशन है, वो है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, और क्या कहा गया एट इक्विलिब्रियम, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा, डेल जी को कहा जाता है फ्री एनर्जी, एक्चुअली गिव फ्री एनर्जी। डेल एच होता है हीट, डेल एच होता है हीट, टी टेम्परेचर, एंड डेल एस तो एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी या चेंज ऑफ हीट। तो इक्विलिब्रियम में क्या कहा जाता है, एट इक्विलिब्रियम डेल जी टेंस टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, डेल्टा एस इक्वल टू डेल एच बाई टी। तो यहाँ से हमारा डेल एस और टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। डेल एच और टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल
रिलेशन आ गया, मतलब कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा वेपराइजेशन होने के लिए, यह है हीट। कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये है वेपराइजेशन होने के लिए। इसे एंट्रोपी तक, एंट्रोपी का चेंज से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पे देख, यहाँ पे जो ज्यादा सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन था उसका एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा, सबसे कम था। फिर कम सॉल्यूट वाला, उसमें एंट्रोपी चेंज थोड़ा ज्यादा, और प्योर सॉल्वेंट का एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा था। अगर एंट्रोपी चेंज ऐसा हो रहा है और टेम्परेचर, जो टेम्परेचर यूज हो रहा है उसका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी डैश is highest, then delta TB dash, then delta TB नॉट। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट से वेपर जाने के लिए एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा सॉल्यूट मिक्स किया तो एंट्रोपी चेंज थोड़ा डिक्रीज किया, और भी सॉल्यूट मिक्स किया तो थोड़ा एंट्रोपी चेंज और भी डिक्रीज कर गया। अब हमने थर्मोडायनेमिकली देखा कि जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर सॉल्यूट मिक्स करने से चेंज ऑफ एंट्रोपी, सॉल्यूट मिक्स करने से चेंज ऑफ एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूट मिक्स करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हम जितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, ये था हमारा, पहले हमने देखा यहाँ पे नॉर्मल ग्राफ से एक्सप्लेनेशन देखा कि कैसे सॉल्यूट मिक्स करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। फिर हमने थर्मोडायनेमिकली देखा कि कैसे सॉल्यूट मिक्स करने से एंट्रोपी का चेंज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है और उसके लिए कैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसका एक रिलेशन है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, उसका एक रिलेशन है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि हमने मान लिए कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था टीबी नॉट। ये क्या कह रहे थे हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और टीबी डैश, सॉरी डेल नहीं होगा, सिर्फ टीबी नॉट, टीबी नॉट ये तो बॉइलिंग पॉइंट है, कोई चेंज का बात हम नहीं कर रहे। और टीबी डैश ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और हमने क्या देखा, हमने थर्मोडायनेमिकली भी एंड नॉर्मल एक्सप्लेनेशन से ये देखा कि टीवी डैश इज ग्रेटर देन टीवी नॉट। मतलब सॉल्यूशन को जब हम सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को जब हम सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, उसको सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो कितना इंक्रीज कर रहा है, वो क्या होगा, टीबी डैश माइनस टीबी नॉट, इतना इंक्रीज कर रहा है। क्या कहा गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एम क्या है, मोलालिटी। एम क्या है, मोलालिटी। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी, चेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रोपोर्शनलिटी को उठाने के लिए एक कांस्टेंट ले आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, अब के बी है क्या, अब के बी है क्या, के बी, के बी एक कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। केबी एक कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सॉलिड के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग केबी होता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं मोलाल, मोलाल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट।
या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलाल, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। तो हर एक सॉल्वेंट का केबी का वैल्यू दिया होता है, केबी का वैल्यू अलग अलग है और केबी का वैल्यू मेनली क्वेश्चन में दिया होता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन में दिया होता है। अगर केबी का वैल्यू दिया ना हो तो एक गंदा सा इक्वेशन है, उससे हमें केबी का वैल्यू निकालना है। और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। इक्वेशन है केबी इज इक्वल टू एम आर टीबी स्क्वायर बाय डेल एच वेपराइजेशन इंटू 1000। ये गंदा सा इक्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा, वहां से केबी निकालना पड़ेगा अगर केबी गिवन ना हो तो। क्या है भाई, ये सब क्या है? एम क्या है, आर क्या है? एम है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। एम है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आर क्या है? आर तो वही है हमारा यूज एज यूजुअल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टीबी क्या है? टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिर्फ सॉल्वेंट। और डेल एच वेपराइजेशन, ये क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये वह हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू बहुत कुछ होता है, तो यूज कैसे होगा? एक्चुअली आर का वैल्यू डिपेंड करेगा कि डेल एच का वैल्यू गिवन किस में। आर का वैल्यू डिपेंड करेगा कि डेल एच का वैल्यू गिवन किस में। द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू डिपेंड करेगा कि डेल एच कौन सा यूनिट में है, यूनिट में है। ओके, हमें देखना पड़ेगा डेल एच कौन सा यूनिट में है। अगर डेल एच जूल में हुआ तो आर का वैल्यू हो जाएगा 8.314। एक्चुअली 8.3 हम यूज करेंगे, हमें अप्रॉक्स करेंगे 8.3 से कैलकुलेट करेंगे। अगर डेल एच कैलोरी में हुआ, डेल एच सॉरी डेल एच कैलोरी में हुआ तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, अगर डेल एच जूल में हुआ तो 8.314, और डेल एच कैलोरी में हुआ तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मेनली हमें याद रखना है ये वाला इक्वेशन, मेनली हमें याद रखना है ये वाला इक्वेशन। एक्चुअली केबी का वैल्यू गिवन होता है, वहां से हमें कुछ निकालना होता है। केबी का वैल्यू गिवन, केबी निकालना है, ये वाला इक्वेशन ही मेनली यूज होता है। अगर गिवन ना हो तब हमें इस गंदा वाला इक्वेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट of 118 gram of solution containing 18 gram of glucose is 0.1 degree Celsius। तो सेल्सियस में गिवन है, इसे क्या केल्विन में करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि केल्विन में करके हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ना। केल्विन में करने के लिए 273 देके दोनों को ही ऐड करेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, वो तो सेम ही डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे अगर हम, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हम सेल्सियस में गिवन हो, केल्विन में गिवन हो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है कि
राइज इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल टीवी गिवन है 0.1, डेल टीवी गिवन है 0.1 और कहा क्या गया 180 ग्राम ऑन 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 118 ग्राम containing 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, the weight of solute 18 ग्राम। तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट 100 ग्राम, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट का वेट। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारा है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है C6H12O6, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 72 प्लस 12 प्लस 96, क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा 180 और गिवन वेट है 18 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट है 180, तो मोल्स कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रियल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट है हमारा 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट है 180, 0.1 मोल्स हो गया हमारा 0.1। मोलालिटी क्या है, मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, तो मोलालिटी निकाल देंगे 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, 0 कटा, ये रह गया 1 मोलाल। तो हमें क्या पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो के बी निकालना है हमें, तो के बी इक्वल टू डेल टीबी बाई एम इज इक्वल टू 0.1 बाई एम का वैल्यू है 1, तो के बी हो गया हमारा 0.1। ठीक है, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बाद में फिर से हमारा बाकी का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएगा धीरे धीरे, इसके बाद आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।